Everyone give me a thumbs up if you are able to see me and if I am audible. Okay. So with our back straight, with a beautiful smile on each of our faces, let us start this session with full of energy, full of जोश. तो अच्छे से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप कोई भी बोलेंगे नहीं, सब ध्यान से सुनेंगे जो भी हम सॉल्व करेंगे. So many people have joined in today. I welcome you, each of you, to this live session of economics uniform classes. So let us start solving our mock paper. So this is the mock test paper of economics given by the CA Institute. ठीक है? First question देखो. Which of the following statement is correct? तो हमें क्या बताना है? Correct statement बताना है. अगर मानो यहाँ लिखा होता which of the following statement is not correct, तो अगर आपने not नहीं पढ़ा तो आप गलत मार्क कर दोगे क्वेश्चन को. इसलिए हमेशा क्वेश्चन को दो बार पढ़ना. Which of the following statement is correct? चलो. First is the law of demand states positive relationship between price and quantity demanded. So law of demand क्या बोलता है? There is a negative relationship between the price and quantity demanded. Negatively sloped होता है law of demand. So this is incorrect. ये गलत हो गया. Next देखो, the law of supply states positive relationship between price and quantity supplied. Yes, law of supply क्या बोलता है? Positive relation होता है. Means it is true. अब ये करेक्ट ही पूछा था तो हमारा आंसर तो आ गया बी. करेक्ट आंसर हो गया बी. लेकिन फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देखो. एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटीज इंक्रीज्ड, एवरेज रिटर्न स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऐसा कुछ बोलता है क्या कि कंजम्पशन के साथ में क्या होता है? नहीं बोलता. देखो अच्छा है, ये स्टेटमेंट अच्छा दिया हुआ है आपको. कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्जाम में. यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं होगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो किसके बारे में बात करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, इन सब के बारे में बात करता है ना. चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है ना. लेकिन यहाँ पर अगर हम कंजम्पशन की और यूटिलिटी की बात करें तो वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU होता है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट देखो, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज. तो दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो और मैक्रो, हम सबको पता है. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कौन देखता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स देखती है. ठीक है. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि माइक्रो में क्या आता है, मैक्रो में क्या आता है, तो आप वीडियो देख सकते हैं. बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है. और लास्ट वीक मैंने एक डेमो क्लास लिया था चैप्टर 1 का, जो नोट्स मैं आप सभी को सेंड कर रही हूँ अभी चैट में. ठीक है. तो उन नोट्स में बहुत अच्छे से टेबल बनाकर दिया हुआ है. आप उनको अगर पढ़ लेंगे आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3. अब ये क्या बोलता है? चॉइस इज क्रिएटेड बाय. तो चॉइस क्यों होती है? हमें पता है रिसोर्सेस कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं या स्कैर्स होते हैं. और हमारे वांट्स अनलिमिटेड होते हैं. और हर एक रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज होता है. 3 चीजें मैंने आपको बार बार लेक्चर्स में भी बताई है. तो चॉइस इसीलिए होती है. चॉइस इज क्रिएटेड बाय द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. Which of the following statements would you consider to be a normative one? Question number 4. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है. नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस पर क्वेश्चन आता ही आता है. प्रांजलि, लाब्धी, सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं. आई एम वॉचिंग ईच वन ऑफ यू. रोशनी, अनिरुद्ध, संजन. यस. ओके. सो देखो, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दो साइंस होती है, हमें पता है ना. एक होता है नॉर्मेटिव साइंस और एक होता है पॉजिटिव साइंस. राइट. तो देखो दोनों साइंसेस में क्या फर्क होता है, मैंने आपको लास्ट वीक भी समझाया था. देखो नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? डॉक्टर्स आपको याद करना होता है. आपको नॉर्मेटिव साइंस की बात आते हैं. डॉक्टर क्या करता है? जैसे ही हम जाते हैं वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है. सो इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, नॉर्मेटिव साइंस. और पॉजिटिव साइंस क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में. तो जो साइंस हमें बताए क्या प्रिस्क्राइब करना है, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, जो वेलफेयर कंसिडरेशंस को ध्यान में रखे, जो मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रखे, है ना, ये सब चीजों का ध्यान में रखती है और प्रिस्क्राइब करती है हमें. शुड बी के बारे में बात करती है, ऑट टू बी के बारे में बात करती है. वो नॉर्मेटिव साइंस होती है. ठीक है. पॉजिटिव साइंस क्या होता है? इट इज प्योर साइंस. मतलब सिंपल कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात होगी वहां पर. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना. तो अगर मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट दूं, मैं आपको कहूं आपको पढ़ाई करनी चाहिए,
इकोनॉमी के इंटरेस्ट में होगा अगर इन्फ्लेशन रेट को कम रखा जाए, वेलफेयर कंसिडरेशंस को ध्यान में रख रहे हैं, मॉरल वैल्यूज का ध्यान रख रहे हैं और कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो वो नॉर्मेटिव होता है। ठीक है, अब देखो जब आप ये चारों ऑप्शंस पढ़ोगे ना, आप सीधे सीधे अच्छे से देख सकते हो। थर्ड ऑप्शन देखो एक बार, हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल लीड टू हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ये सीधा सीधा साइंस है, प्योर साइंस, मतलब कॉज और इफेक्ट है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा ना तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा। यहाँ पर कोई वैल्यू की बात नहीं है, कोई मोरालिटी की बात नहीं है, कोई सजेशन नहीं दे रहा ये तो पॉजिटिव साइंस हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखो डी, एवरेज लेवल ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी वाज फास्टर इन 1990s देन द 1980s। ये ग्रोथ की बात कर रहा है, फैक्ट बता रहा है आपको कि 1990s में ज्यादा ग्रोथ थी, फास्टर थी 80s के कंपैरिजन में। तो ये भी प्योर साइंस है, सीधे सीधे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता दिया इसने। ठीक है, कोई इसने वैल्यू जजमेंट नहीं किया, कोई सजेशन ये आपको नहीं दे रहा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आप आराम से रूल आउट कर सकते हो। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही सेंटेंस में उन्होंने देखा ना शुड बी या फिर ऑट टू बी लिखा हुआ है, वो नॉर्मेटिव मान लेते हैं उसको। ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आईसीएआई ने दिया है, ये बहुत काम की स्टेटमेंट्स हैं दोनों। देखना फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ शुड result if an economy has a higher level of investment। मतलब faster economic growth should result, ये कह रहा है अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत अच्छे रहेंगे तो ग्रोथ भी होगी। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रिजल्ट, है ना, इट शुड रिजल्ट, ऐसा होना चाहिए। मतलब एक अंदाजा लगा रहा है, एक फैक्ट बता रहा है, कुछ भी समझ लो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे तो ग्रोथ भी जनरली ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस शुड को देखकर आप इसको नॉर्मेटिव मार्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, चेंजिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द इकोनॉमी देन यूजिंग द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइबिंग यू समथिंग, इट इज प्रिस्क्राइबिंग यू द वे इन विच यू कैन मैनेज और चेंज, you can manage the economy in a better way. It is prescribing, first of all, first reason. Second reason देखो क्या है, it is taking into consideration value judgments कि क्या सही रहेगा सोसाइटी के लिए, ये value judgments को incorporate कर रहा है, तो इसलिए ये normative statement होगा। ठीक है, सेकंड वाला। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल should लिखा है या ought लिखा है तो normative नहीं हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको एक mere cause and effect relationship बता रहा है कि हायर इन्वेस्टमेंट होते हैं तो हायर ग्रोथ होती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑल्टरनेटिवली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नॉट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी नोट्स में बहुत अच्छे से मैंने बताया है, नोट्स देख लेना। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है अभी तक तो वीडियोस देख सकते हैं। देखो कैपिटल बजटिंग ऑफ कोर्स आता है, क्योंकि रिस्क एनालिसिस में, कैपिटल बजटिंग में हम डिसीजंस लेते हैं, कहां से प्राइस पैसा आएगा, कहां इन्वेस्ट करेंगे, कितना हम प्रोडक्शन करेंगे, ये सब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हम लेते हैं इकोनॉमिक्स में। रिस्क भी हम देखते हैं, बिजनेस साइकिल का तो पूरा चैप्टर ही इकोनॉमिक्स में, तो हमको पता है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक्स के स्कोप से बाहर है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, D is the correct option. ठीक है, so this is not within the scope of economics. Next देखो, sixth question, a study of how increase in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate. मैंने आपको बोला जब भी MCQ सॉल्व करते हो, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ये पता लगा लो कि कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आंसर आएगा। ये क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, एग्जाम्पल है, ये कौन सी ब्रांच के अंदर आता है। हमें पता है जब भी हम लार्जर पिक्चर की बात करते हैं, होल इकोनॉमी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्रीगेट्स, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जब
corporate income tax rate, exchange rate, growth rate, unemployment, employment, the entire economy, all the consumption level in the economy, savings level, total output, GDP, ये सारी चीजें बड़े लेवल की बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखो, सी क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर, है ना, एक्सेस कैपेसिटी कहां पर नहीं मिलती है, तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है परफेक्ट कंपटीशन। अगर आपने चैप्टर 4 मार्केट अच्छे से पढ़ा है, 4th की 3rd यूनिट, लास्ट यूनिट आपने पढ़ी है, तो आप सभी को पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें हर एक फर्म जो है वो ऑप्टिमम फर्म बन जाता है। इसका मतलब मैम, इसका मतलब कि हर एक फर्म ऑप्टिमम लेवल पर प्रोडक्शन करता है। जो एलएसी कर्व होता है उसके मिनिमम पर, है ना, एलएसी कर्व के मिनिमम पर काम करता है, वो मिनिमम एक ऑप्टिमम फर्म बनता है क्योंकि ऑप्टिमम साइज की प्लांट कैपेसिटी रखता है और ऑप्टिमम ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो हर एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्टिमम फर्म होता है और इसलिए वहां पर वेस्टेज नहीं होता, या आप बोल सकते हो वेस्टेज नहीं होता, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वहां पर एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है फर्म में। तो परफेक्ट कंपटीशन आंसर। 8th देखो, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस रेफर टू। देखो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस का कंसेप्ट कौन सी इकोनॉमी में आता है, ये आप मुझे चैट बॉक्स में, चैट में कमेंट करके अभी बताओगे। एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस का कंसेप्ट कौन सी इकोनॉमी में आता है, सोशलिज्म, मिक्स्ड या फिर कैपिटलिज्म। देखो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस वो प्राइजेस होते हैं जो एक थर्ड अथॉरिटी जो होती है वो निकालती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है थर्ड अथॉरिटी, गवर्नमेंट भी हो सकती है, जनरली गवर्नमेंट होती है। कोई एक्सटर्नल पार्टी प्राइजेस को डिसाइड करती है, मतलब डिमांड और सप्लाई काम नहीं करता। सो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट, ठीक है, जनरली गवर्नमेंट होती है ये। तो ये सी आंसर हो गया इसका, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंज जूस इंक्रीजेस। देखो ऑरेंज जूस का प्राइस क्या हो गया, ऑरेंज जूस का प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। डिमांड फॉर एप्पल जूस विल, ऑरेंज का प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एप्पल जूस की बात करते हैं, ये पूछ रहा है एप्पल जूस में डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। सब लोग ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। Orange juice and apple juice are which type of goods? They are substitute goods. कोई मेहमान घर पे आता है तो आप उससे क्या पूछते हो, एप्पल जूस लाएं या ऑरेंज जूस, या फिर ऐसे बोलते हो एप्पल जूस पियोगे और ऑरेंज जूस भी पियोगे ना। कभी कोई चाय और कॉफी दोनों साथ नहीं पीता, फैंटा और थम्स अप साथ नहीं पीता, कोई पीता है तो फिर, ठीक है। तो ऑरेंज जूस और एप्पल जूस सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या तो आप एप्पल जूस कंज्यूम करेंगे या फिर ऑरेंज जूस, है ना। याद रखना सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या बोला मैंने, क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, रिपीट विद मी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है मैम, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस, टी और कॉफी, ऐसे कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, अगर एक की प्राइस आपने बढ़ा दी तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर टी की प्राइस बढ़ा दी, कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। एक गुड के प्राइस में चेंज की वजह से दूसरे रिलेटेड गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क आया। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनमें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां देखो ऑरेंज जूस और एप्पल जूस सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज। 9th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर मानो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते, ऑरेंज जूस और साथ में होता, मानो यहाँ पर प्रिंटर और इंक होता, प्रिंटर और इंक होता, तो इफ आई आस्क यू दैट price of printer is increasing, then what will be the effect on demand of ink? Printer and ink are complementary goods used together. एक महंगा हो गया तो दूसरा भी
खरीदना तो जरूरी है, तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, इफ गुड ग्रोइंग कंडीशंस इंक्रीजेस द सप्लाई। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में? सप्लाई इंक्रीज हो गई of strawberries and hot weather increases the demand of strawberries, डिमांड भी इंक्रीज हो गई। देखो यहाँ पर हॉट वेदर हो रहा है, आप इस डिटेल में चले जाओगे कि सप्लाई क्यों इंक्रीज हो गई, वेदर अच्छा हो रहा है या फिर ग्रोइंग कंडीशंस अच्छी है, अब सप्लाई पे क्या होगा, डिमांड पे क्या होगा, तो इस जंजाल में नहीं पड़ना है। यू शुड ओनली फोकस ऑन द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑलवेज इन द क्वेश्चन। The relevant information here is supply is increasing and also the demand is increasing, right? So demand and supply when both increase, this is from chapter 4th। अगर ये demand है, ये supply है, तो देखो supply भी increase हो गया और demand भी increase हो गया, तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि quantity demanded यहाँ पर बढ़ जाएगा, equilibrium quantity demanded will increase। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया है चैप्टर 4.6, तो आप वहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन की 2 वीडियोस हैं, दोनों को देखिए। बहुत अच्छे लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल्स यूज करके मैंने आपको समझाया है। पर यहाँ पर देखो इतना हमें पता है, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। अगर डिमांड और सप्लाई में साइमल्टेनियस चेंज होता है, मतलब डिमांड भी बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है, अब बढ़ना, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ती है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाता है। प्राइस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। वहीं पर अगर क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई दोनों कम हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, बट प्राइस के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये कंक्लूजन है, इसको लिख लो। अगर आपने चैप्टर देखा है, वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा, नहीं देखा है इसे लिख लीजिए। सो गाइज, दिस वाज ऑल। हमने आज इकोनॉमिक्स के एमटीपी के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट्स भी रिवाइज करवाए, बीच बीच में टेक्निक्स भी बताई, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चंस हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आपको ये बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व करवाऊं, तो हम लोग एक और सेशन प्लान कर सकते हैं। अनडाउटेडली दैट विल अगेन बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच वन ऑफ यू, और आई कैन अपलोड अ वीडियो ऑन द यूट्यूब। लेकिन जो भी आप चाहते हैं, आपको जरूर कमेंट करके मुझे बताना होगा। लेट मी ऑल्सो शो यू सम नोट्स, जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो नोट्स मैं आपको सबको दिखा देती हूँ। अगर आपको नोट्स नहीं मिले हैं किसी को भी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए यूनिकॉम सीए फाउंडेशन का, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट शो यू द नोट्स। या आई होप आपको सबको स्क्रीन नजर आ रहा है। सो सी, दीज आर चैप्टर फर्स्ट नोट्स विच आर मेड फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो I'll just show you the notes। देखो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, चैप्टर फर्स्ट के नोट्स हैं ये। बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स टैबुलर फॉर्म में दिखाए हैं, टेबल्स बनाकर बताई है। यहाँ देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, ये यहाँ कवर किया गया है। मैक्रो में क्या क्या आता है, ये भी मैंने पूरा लिखकर आपको बताया है। उसके बाद नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस में क्या डिफरेंस है, ये भी यहाँ पर कवर किया गया है। सो बेसिकली माइक्रो मैक्रो का स्कोप है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज नोट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी चैप्टर्स के इकोनॉमिक्स के कलरफुल, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग नोट्स आपको लाइव कोर्सेज के साथ मिलेंगे। इन केस अगर आप ज्वाइन करते हैं इकोनॉमिक्स का लाइव कोर्स, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे ही नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। दूसरी चीज, हम ऐसे ही 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, पूरे डाउट सॉल्व करेंगे और सारे चैप्टर्स को, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, और आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। बहुत जरूरी है टेस्ट देना, ताकि पता चल सके हम कितना पानी में हैं। सो नाउ इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी डाउट, अगर किसी को डाउट है तो आप अपना हैंड रेज करेंगे ऐसे। ओके, आशुतोष, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Okay, so I'll have to go back to the screen. देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ना केवल इतना बोला है कि किसी भी वजह से हो रहा हो छोड़ दो। आपका क्वेश्चन बोलता है सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड भी बढ़ गई है, बोला ना क्वेश्चन है ऐसा।
सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ गई। आपने चैप्टर 4 अगर पढ़ा होगा प्राइस डिटर्मिनेशन, तो आपको पता होगा जब भी किसी चीज की सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ जाती है, क्या बोल रही हूँ देखो, सप्लाई और डिमांड दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये ही पूछ रहा था ये। और प्राइस जो होता है ना कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो हाउ मच पर डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि सप्लाई 10% से बढ़ गई, ठीक है, सप्लाई 10% से बढ़ गई और डिमांड 15% से बढ़ गई, अब बताओ कि प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि मैम प्राइस कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ जब परसेंटेज दिया हुआ ही नहीं है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि प्राइस कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कि डिमांड क्वांटिटी जो है वो तो बढ़ जाएगी, बट प्राइस में कम भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, राइज भी हो सकता है, कोई चेंज ना हो ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके मैम। ओके, एनीवन एल्स इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। प्रांजलि इट्स क्लियर, ठीक है। देखो कई बार ना ऐसे कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, कई बार वो जैसे ये क्वेश्चन था, इसने इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन पूछा, ये लाइन सेम टू सेम आपको कहीं हो सकता है मॉड्यूल में लिखी हुई ना मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, ये बहुत हार्ड है या कोई बुक के बाहर से क्वेश्चन आ गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, सिंपल सा अपना कॉमन सेंस लगाओ और जो लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे आंसर पे आ सकते हैं, उस पर दिमाग लगाओ। इधर उधर रिडंडेंट जो नॉट इम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। तो आई एम सेंडिंग यू नंबर, सब लोग को दिख रहा होगा नंबर, ये मैंने आपको नंबर सेंड किया है। अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इको बीसीके लॉ और बीसीआर के लाइव क्लासेस होने वाले हैं, मंडे से स्टार्ट होंगे 15 जून से, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं यूनिकॉम से, जो भी स्टूडेंट्स, उन सबको मैं बोल रही हूँ आई विल अपलोड ऑल द रिमेनिंग वीडियोज ऑन द चैनल सून। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते अपनी टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आई कुड गिव यू समथिंग इन टुडेज लेक्चर। आपको जितना मैंने समझाया उतना अच्छे से समझ आया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और लाइव सेशन लूं, सो आई विल टेक अनदर डेमो क्लास इन विच वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द लाइव क्लास, प्लीज डू कॉल ऑन द बिलो नंबर, और जो भी नोट्स आपको चाहिए वो आप टेलीग्राम से ले लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। कोई भी डाउट आपको होता है तो आप यूनिकॉम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नाउ गिव मी अ थम्स अप इफ यू एंजॉय द सेशन एवरीवन। अगर किसी ने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज अपना वीडियो को ऑन कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइज, इट वाज लवली हैविंग यू ऑल हियर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।